हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की। और ये हमारा अभिप्रेरणा पर फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, विशेषताएं और लास्ट में अभिप्रेरणा के स्रोत। ठीक है, अभिप्रेरणा है क्या? तो मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार का अध्ययन किया और उसके बाद बताया कि मानव व्यवहार कुछ प्रेरक शक्तियों, कुछ प्रेरित करने वाली शक्तियों द्वारा संचालित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि अभिप्रेरणा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम या मूवेयर, ठीक है, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा मोटम, कहीं पर मूवेयर, दोनों से मानी जाती है। और ये किस भाषा के शब्द हैं? ठीक है, लैटिन भाषा के। ये आपको जो है याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपका एक नंबर में पूछ लेते हैं कि जो मोटम है वो किस भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मोशन, टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। ठीक है, मोटिवेशन चीज़ क्या है? जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, अगर उसमें मोटिवेशन शामिल कर दी जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, हालांकि गति घटती भी है, क्योंकि मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर धनात्मक अभिप्रेरणा है तो उसकी गति बढ़ेगी कार्य करने की, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो कार्य करने की गति घटेगी। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है और इससे किसी विशेष क्रिया करने का संकेत मिलता है। ठीक है, अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। बात को समझो, जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक अभिप्रेरणा नहीं हो सकती, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना जरूरी है। अगर आपको सपोज टीचर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे कि आपको टीचर बनना है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे आप बहुत ज़्यादा धनी हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी जो आवश्यकता नहीं होगी कार्य करने की, वो आप नहीं करेंगे। यानी कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना जरूरी है। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उस उपस्थिति में उत्पन्न होती है। ये ऐसी क्रिया की ओर संकेत, ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। यानी कि अभिप्रेरणा किसकी तरफ गतिशील है? लक्ष्य की तरफ। क्रिया को संतुष्ट कौन करेगा? लक्ष्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाओं की, डिफिनीशंस ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहली परिभाषा क्या है? गुड। गुड ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के संदर्भ में? प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? जैसे कोई कार्य एक व्यक्ति ने किया, उसने क्या किया? केवल कार्य को आरंभ किया और बंद हो गया कार्य उसका। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? कार्य को आरंभ भी किया, कुछ समय तक जारी भी रखा। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया? कार्य को आरंभ किया, जारी रखा और नियमित गति से चलाए रखा। यानी कि तीसरा वाला कार्य क्या है? अच्छा, सबसे अच्छा कार्य माना जाएगा। तो इसको आप अच्छा यानी कि गुड, तो गुड से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, गुड ने क्या कहा है? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। तो अगर कोई कार्य आरंभ होता है, जारी रहता है और नियमित गति से चलता रहता है, उसे हम कहेंगे गुड वर्क। अब दूसरी है मैकडूगल के अनुसार। तो मैकडूगल ने क्या कहा है? प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, देखो, शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं किन्हीं विशेष कंडीशंस में कार्य करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, अगर उसको मोटिवेट होके नहीं पढ़ रहा है, यानी कि उसके शरीर में एनर्जी, वो पढ़ने की ताकत तो है, लेकिन जब मोटिवेशन आता है, एक विशेष कंडीशन आती है, जब वो मोटिवेट होता है तो उसकी जो अधिगम की रफ्तार है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करेंगे? जैसे मैकडूगल है, शुरुआत में इसमें माँ आया है, मनुष्य और मानसिक, यानी कि इसमें भी माँ आया है। और डू, मैकडूगल में आया है डू। डू माने क्या होता है? करना, यानी कि कार्य करने के लिए। तो प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने, ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसी तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तीसरा है बीएफ स्किनर के अनुसार। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है।
ठीक है। राजमार्ग क्या होता है? जैसे हमें किसी भी जगह पर जाना है, एक तो तरीका हो सकता है कि हम छोटे छोटे रास्तों से जाएं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें हाईवे मिल जाए वहाँ तक के लिए, तो हमारी जो यात्रा का समय है वो कम हो जाएगा, यानी कि रफ्तार बढ़ जाएगी। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मतलब क्या है? अगर अधिगम को अभिप्रेरणा रूपी राजमार्ग पर उतार दिया जाए तो अधिगम की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम हाईवे पर चलते हैं तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है, यानी कि अधिगम तीव्र गति से होता है। कब? जब उसमें अभिप्रेरणा शामिल कर दी जाए, मोटिवेशन शामिल कर दी जाए। मोटिवेशन के थ्रू लर्निंग जो है स्पीडली होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें आया है राजमार्ग, ठीक है। राजमार्ग यानी कि रास्ता, रास्ता पर कौन चलता है? नर। तो इसकी नर, नर से आप याद रख सकते हैं, राजमार्ग पर नर चलते हैं, यानी कि इसकी नर। नेक्स्ट है क्रच एवं क्रचफील्ड के अनुसार। तो क्रच एवं क्रचफील्ड ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ठीक है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का यह प्रश्न करती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो गया है, ठीक है, तो लोग पूछेंगे अरे ये कैसे सफल हो गया? तो उसका आंसर क्या है? मोटिवेशन के थ्रू। क्योंकि मोटिवेशन में कोई व्यक्ति सफलता जल्दी हासिल कर लेता है, ठीक है, अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो हमारे क्यों का प्रश्न है ये, जो अभिप्रेरणा है क्यों का उत्तर देती है, या क्यों का प्रश्न है। इसको कैसे याद रखेंगे? क्रच एवं क्रच फील्ड, ठीक है, इनके नाम में 2 बार क्रच आया है, यानी कि हम कहेंगे एक बार क्रच आया तो दूसरी बार क्रच क्यों आया है, और डिफिनीशन में क्यों आया है। सही है, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार किसी सुनिश्चित या अनुमानित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार किसी सुनिश्चित या अनुमानित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, तो उसका व्यवहार किसी सुनिश्चित यानी कि अपने लक्ष्य की ओर हमेशा होगा। जो भी वो कार्य करेगा, ठीक है, वो उसको लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए करेगा। अपने लक्ष्य से हटकर वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। अभिप्रेरणा के लिए किसी ना किसी प्रकार की आवश्यकता का होना जरूरी है। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना जरूरी है। बिना आवश्यकता के अभिप्रेरणा नहीं हो सकती, ठीक है। अभिप्रेरणा द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य प्राणी द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने तक निरंतर जारी रहता है। संतुष्टि प्राप्त करने का मतलब क्या है? जब व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? संतुष्टि प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अभिप्रेरणा द्वारा जो कार्य किया जाता है प्राणी द्वारा, वो संतुष्टि प्राप्त करने तक निरंतर जारी रहता है, लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है, ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जो मोटिवेशन होती है वो जीवन भर चलती रहती है। जैसे आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको टीचर बनना है, ठीक है। अब जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं तब तक आपकी ये मोटिवेशन चलेगी। लेकिन सपोज आप जब टीचर बन गए, तब आपकी और भी आवश्यकताएं हो जाएंगी कि हमें घर लेना है या कार खरीदनी है। तो आवश्यकता जब भी होगी, यानी कि अब आपकी उस चीज़ को पाने के लिए मोटिवेशन होगी। जब तक आवश्यकता आए तब तक अभिप्रेरणा है, यानी कि जो अभिप्रेरणा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, यानी कि अभिप्रेरणा भी कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट है, अभिप्रेरित व्यक्ति में चयनात्मक व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है। पीछे भी बात कर चुके हैं, चयनात्मक व्यवहार, सिलेक्टेड बिहेवियर करेगा। केवल वही व्यवहार करेगा जो उसको फायदा करेगा, जो उसको लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेगा। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, आप केवल पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो मूवी वगैरह हैं या गाना सुनना है, इससे बचेंगे। अभिप्रेरित व्यक्ति में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है। भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है मतलब क्या है? जो व्यक्ति मोटिवेटेड है वो अपने लक्ष्य से एक तरीका से इमोशन से जुड़ जाता है। उसका लक्ष्य जो है इमोशन के साथ जुड़ जाता है। एक अंदर उसके आग पाई जाती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति मोटिवेटेड है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होगी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। और प्राणी इस तनाव यानी कि उस तनाव को दूर करने के लिए, तनाव क्या है कि हमें टीचर बनना है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए हम रात दिन पढ़ाई करेंगे। जैसे आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि
वैकेंसी तो बहुत दिनों बाद आनी है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप आज हमें वो बुक मिल जाए तो हम आज उसको पूरा पढ़ लें या पूरी रात बैठकर पढ़ें। ऐसा आपको लगेगा कब, जब आपके पास बुक नहीं होगी यूजली। ठीक है, तो उस तनाव दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठक बोलें या घटक या पक्ष, किसी भी रूप में आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये 4 पक्ष हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद या प्ररोध या चालक, ठीक है, ड्राइव। तीसरा है उद्दीपक या प्रोत्साहन, और चौथा है अभिप्रेरक या प्रेरक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता की। ठीक है, नीड। तो आप ऐसे समझो, एक व्यक्ति है, उसको भूख लगी है। अब उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन को पाना। आवश्यकता है भोजन, यानी कि भोजन उसकी जो है अभिप्रेरणा को जन्म देगा। आवश्यकताएं प्राणी के भीतर का तनाव है जो उसको लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करती हैं, जो उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाध्य करती हैं, क्योंकि आवश्यकता है तो अभिप्रेरणा होगी। अब दूसरा है अंतर्नोद या प्ररोध या चालक या ड्राइव। व्यक्ति भूखा है तो भूख जो है, भूख उसकी क्या है? चालक, यानी कि लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति जो भी अनुक्रियाएं करता है, ठीक है, वो किस में आएंगी? अंतर्नोद में आएंगी। चालक, भूख जो है उसको चलाएगी व्यक्ति को भोजन पाने के लिए। तो भूख क्या हो गई? चालक। कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको जरूरत किसकी है? आवश्यकता तो पानी की है, लेकिन जो प्यास है वो क्या है? अंतर्नोद है, प्ररोध है या चालक है। तो प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती हैं। आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया कार्य, किया गया व्यवहार या क्रिया अंतर्नोद कहलाती है। ठीक है, अब है उद्दीपक या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। तो उद्दीपक अंतर्नोद को संतुष्टि प्रदान करता है, यानी कि जब व्यक्ति भूखा था, उसने खाना खा लिया, ठीक है, तो उसको संतुष्टि प्रदान हो गई, यानी कि इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्रोत्साहन, इंसेंटिव। हिलगार्ड ने उद्दीपक के संबंध में कहा है, उद्दीपक की प्राप्ति से अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। व्यक्ति भूखा था, ठीक है, जो उसमें भूख थी वो क्या है? अंतर्नोद। अब भूख की तीव्रता कम हो जाएगी कब? जब उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, तथा व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर हो जाता है। अब नेक्स्ट है अभिप्रेरक या मोटिव। तो अगर हम आवश्यकता और जो आपका चालक या प्ररोध और उद्दीपक तीनों को मिला दें, तीनों को हम सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? अभिप्रेरक। अभिप्रेरक समझो, जो अभिप्रेरणा को जन्म दें उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरक। अभिप्रेरक, ठीक है, जो मोटिवेशन को पैदा करें वो क्या है? मोटिव है। तो बेकारक, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरणा देते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है, क्या कहलाते हैं? अभिप्रेरक। वे सभी चीजें जो मोटिवेशन को उत्पन्न करें उन्हें हम क्या कहेंगे? मोटिव कहेंगे। अब जो है अभिप्रेरकों का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मोटिव्स। सबसे पहले बात करते हैं मैस्लो। मैस्लो ने बताए हैं अभिप्रेरक 2 तरह के, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक यानी कि इनेट मोटिव्स, तो जो हमें जन्म से ही प्राप्त हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि, ये क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। और दूसरे हैं अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है, जिनको हमने अर्जित किया है, एक्वायर किया है, एक्वायर मोटिव्स कहलाते हैं। जैसे आदत, आकांक्षा, रुचि, अभिवृत्ति आदि। आदत जो है हमें किसी भी चीज़ की जन्मजात तो होती नहीं है, बाद में हमें किसी चीज़ की आदत लगती है जन्म के बाद। तो जन्म के बाद जो भी अभिप्रेरक हैं वो सब क्या कहलाएंगे? आपके अर्जित अभिप्रेरक कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है गैरेट के अनुसार। गैरेट ने अभिप्रेरक बताए हैं 3 तरह के, जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले जैविक अभिप्रेरक, बायोलॉजिकल मोटिव्स, इसमें क्या है? भूख, प्यास, काम, निद्रा आदि। दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, साइकोलॉजिकल मोटिव्स, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, आनंद। नेक्स्ट है सामाजिक अभिप्रेरक, जो तीसरा है सोशल मोटिव्स, तो आत्म सुरक्षा, सामुदायिकता यानी कि ग्रुपिंग, प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान पाने के लिए व्यक्ति पाना चाहता है, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे? सामाजिक अभिप्रेरक। अब तीसरा है थॉमसन। तो थॉमसन ने 2 तरह के अभिप्रेरक बताए हैं, एक है स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक।
स्वाभाविक अभिप्रेरक नेचुरल मोटिव्स, ठीक है, जो हमें नेचुरली प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनका होना स्वाभाविक है, जैसे खेल, अनुकरण करना, सुझाव, प्रतिष्ठा या सुख की प्राप्ति कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये है नेचुरल आपके मोटिव्स। और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक, आर्टिफिशियल मोटिव। तो जो बाह्य रूप से दिए जाएं उनको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक। जैसे पुरस्कार, अगर किसी भी क्रिया को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसको रफ्तार देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं, ठीक है। दंड, अगर घटाना चाहते हैं तो दंड देते हैं, ठीक है। प्रशंसा, सहयोग, ये सब हैं कृत्रिम अभिप्रेरक। यहाँ पर हमने बात की अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और अभिप्रेरणा के स्रोत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रकार और विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियों के बारे में। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेकंड वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।